साथियों, आज हम चर्चा करेंगे दर संविदा इट मीन्स रेट कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से होता है। सभी साथियों का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, तो आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के पार्ट 8 के डी पे। साथियों, पार्ट 8 के डी के माध्यम से आज हम आपको उपापन की जो पद्धतियां हैं उसके अंदर साथियों चर्चा करेंगे दर संविदा के अंदर अर्थात रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यह साथियों धारा 36 नियम 29 में दिया गया है। इसके संबंध में साथियों अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। दर संविदा साथियों, ये दर संविदा का विस्तार से अपन चर्चा करें। धारा 36 और नियम 29 साथियों ये दोनों आपको एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि रेट कॉन्ट्रैक्ट कितनी अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये नियम 29(2) में ये चीज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जब आपसे ये पूछा जाए कि सामान्य रूप से रेट कॉन्ट्रैक्ट कितने समय के लिए होता है, तब आपको बताना है 1 वर्ष के लिए होता है या वित्तीय वर्ष जो भी हो। ठीक है, सामान्य रूप से जब आपसे पूछा जाए कि रेट कॉन्ट्रैक्ट अधिकतम कितने समय तक हो सकता है, तब आपको बताना है 2 वर्ष के लिए। परंतु इसकी एक कंडीशन है कि बाजार कीमत परिवर्तन ना हो। कहना का मतलब जो आपने रेट लगाई है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि अगले साल के अंदर जो आगामी जो वर्ष होगा उसमें रेट कम नहीं हो। यदि इस चीज का मार्केट का एनालाइज किया जाए, अनुभव किया जाए, तो ही ये 2 वर्ष के लिए करना है। नहीं तो आपको सामान्य रूप से कितने वर्ष के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट करना साथियों? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है बढ़ानी अर्थात दर संहिता कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसको साथियों थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कहने का मतलब ये इतना सा कि साथियों, यदि आज आदमी समझो कोई भी व्यक्ति है, यदि वो जीवित है तब तक अपन उसके में जान फूंक सकते हैं, उसको वो डॉक्टर पास ले जा सकते हैं, मेडिसिन दिला सकते हैं, वेंटिलेटर के माध्यम से भी उसमें जान फूंकी जा सकती है। इसी प्रकार साथियों दर संविदा भी एक प्रकार का है। जब तक ये जीवित है तब तक ही इसमें आप जान फूंक सकते हैं अर्थात उसको बढ़ा सकते हैं। यदि वो जो आपने दर संविदा की है यदि वो खत्म हो चुका है तब आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब इतना ही है, यदि वो विद्यमान है टेंडर तो आप बढ़ा सकते हैं। ये नियम 2(j) दिया गया है, वो भी कितने समय के लिए? अधिकतम 3 माह के लिए। अधिकतम 3 माह, आप 10 दिन भी बढ़ा सकते हो, 15 दिन भी बढ़ा सकते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 माह से 1 दिन भी अधिक नहीं बढ़ा सकते, पहली बात। और दूसरी कंडीशन वो जीवित हो अर्थात वो विद्यमान होना चाहिए टेंडर तो ही। तीसरी चीज इसमें ये एक शर्त रखी गई है, वो जो बढ़ाओगे आप 3 महीने के लिए, वो जो कीमत, निबंध और शर्तें इट मीन्स सेम प्राइस होनी चाहिए, टर्म्स भी सेम होनी चाहिए और कंडीशन भी सेम होनी चाहिए उसी टेंडर की। इन तीनों की शर्त के आधार पर ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है साथियों, 3 माह तक बढ़ाई जाएगी जो कि नियम 29(2)(j) के तहत। अब बात ये करते हैं किस खंड के अध्ययन है। कहने का मतलब दर संविदा जो होती है, जब आपसे पूछा जाए दर संविदा किस खंड के अध्ययन रखी जाती है, कहने मतलब उसके अंदर एक कंडीशन जोड़ी जाएगी, उसमें लिखा जाएगा कि दर संहिता कीमत गिनने के खंड के अध्ययन होगी। यहाँ कीमत गिनने का मतलब ये है साथियों, यदि किसी बिडर ने कोई टेंडर किया है और अन्य राज्य और संबंधित राज्य में अन्य जगह भी संबंधित डिपार्टमेंट में या अन्य विभाग में कोई टेंडर किया है और उसमें उसने क्या किया, उस जो अपने से जो सामग्री ली है अपन ने, जिससे कोई रेट कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे कम रेट में अगर उनको दे रहा है और तो इसके बारे में जैसे ही पता चलता है कि वह अन्य को जो किए गए टेंडर से कम रेट में दे रहा है, तो उस दिनांक से शर्त ही कम हो जाएगी अर्थात वो जो रेट्स कम वाली थी वो अपने टेंडर में लागू हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, इस प्रकार के दर को कम करने के लिए बिडर को 15 दिन का समय दिया जाएगा कि आप स्वयं खुद ही इस प्रकार के रेट को कम कर दें अर्थात हमें एक चिट्ठी लिखें
और यदि वो मान लो सहमत नहीं होता है तो दर संविदा आगे नहीं रखी जाएगी, दर संविदा रद्द कर दी जाएगी। कहने का मतलब यही है, नियम 29(2) ये कहता है कि इस खंड के अध्ययन ही रखी जानी है कीमत गिरने पर। यदि आपने अन्य जगह उस सामग्री की रेट कम की है तो यहाँ पर भी जहां पर भी आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं वहां पे भी आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे अपन इसका कब उपयोग कर सकते हैं। जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है दर संविदा, वो किस परिस्थिति में अपनानी चाहिए, कब इसकी आवश्यकता होती है, तो ये धारा 36(1) में किया गया है, क और ख। ठीक, धारा 36(1) में क और ख दो भागों में बांटा गया, अर्थात ए और बी में। इसमें यह कहा गया है इसका उपयोग तब करोगे जब अनिश्चित हो, जब कोई सामग्री ऐसी हो जो कि अनिश्चित हो, उसका अपने को पता नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि कई बार बहुत से ऑफिसों में कई बार जैसे मीटिंग वगैरह होती रहती है, ठीक है, कई बार अचानक कोई प्रोग्राम आ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं जो कि अनिश्चित होते हैं, तो आप इस दर संहिता को अपना सकते हैं। दूसरी चीज, दोहराने अर्थात वापस मांगी जा सकती हो, जब दोहराव की आवश्यकता हो कि बार बार उस प्रकार की सामग्री ली जा सकती है। जैसे कि स्टेशनरी आइटम होता है तो बार बार मांगे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई मीटिंग है तो मीटिंग में कुछ बहुत सी चीजें होती है, अल्पाहार की व्यवस्था करनी होती है, कई बार स्टेशनरी आइटम भी खरीदने पड़ते हैं, तो वो बार बार मांगे जाते हैं। तो जब इस प्रकार की कंडीशन हो, या तो अनिश्चित हो या दोहराने की बार बार आवश्यकता हो, तब आप क्या करेंगे, दर संविदा करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज में ये कहा गया है कि निर्धारित समय पर उपलब्ध हो जाए, अर्थात जो आप सामग्री ले रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि वो निर्धारित समय में वो आपको उपलब्ध करा देगा, कहना मतलब आज ही अपने को चाहिए और वो आज ही उपलब्ध करा देगा, तो निर्धारित समय में वो उपलब्ध करा सकता है, तो भी इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस पद्धति से क्या कर सकते हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट करके वो सामग्री परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है दर संविदा वह किस पद्धति से करना चाहिए। तो धारा 36(2) ये कहती है कि खुली प्रतियोगिता बोली ही अपनानी चाहिए। जब यह संभव नहीं होता है तो अन्य पद्धति आप अपनाएंगे, लेकिन कारण अभिलिखित करना होगा। तो आपको जो दर संविदा होती है वो कहाँ कैसे करनी चाहिए, ओपन टेंडर करना चाहिए। ठीक है, अगला है कि जब मान लो किसी टेंडर में क्या है कि बहुत से बिडर बहुत ही कई बार ऐसे हो जाता है कि कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं, वो एक ही रेट सेम रेट दे देते हैं, 3 बिडर की सेम रेट डाल दी, अर्थात समानांतर दर आ जाती है। नियम 29(2) ये कहता है कि जब 2-3 बिडर की सेम रेट आ जाती है तब आपको क्या करना चाहिए। इसमें ये कहा गया है जब इस प्रकार के मामले आ जाए तो आपको प्रति प्रस्ताव, यहाँ प्रति प्रस्ताव का मतलब होता है काउंटर ऑफर, उनको एक प्रति प्रस्ताव की चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, अर्थात काउंटर ऑफर देना पड़ेगा। इस काउंटर ऑफर में होता क्या साथियों, इसमें संबंधित विभाग अपनी रेट देगा, वो प्रत्येक आइटम की अपनी रेट लिखेगा और उनको उस रेट के अंदर उनको ये कहेगा कि आप हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। इसके बारे में सहमति या समिति मांगी जाती है। यदि वो सहमति दे देता है, तीनों में से जो भी कोई भी सहमति देगा उसको दे दिया जाएगा। नहीं देता है तो जिस प्रकार से L1 को नहीं दिया तो L2 से अपन कांटेक्ट करेंगे, L2 भी नहीं करेगा तो L3 से अपन कांटेक्ट करेंगे। इस प्रकार ये प्रति प्रस्ताव देंगे जब समानांतर दर प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं नियम 29(2) का ये कहता है जब भी कोई दर संविदा के अंदर कोई भी माल सेवा या संकल्प जब भी अपन मंगाते हैं तो उसमें साथियों अनुमानित मात्रा लिखना आवश्यक है। इट मीन्स जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें एस्टीमेट कॉस्ट आपको लिखनी होगी, ठीक है, और यह एस्टीमेट कॉस्ट होती है आमंत्रित जो नोटिस जारी किया जाता है उसमें लिखी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज कह दिया गया है कि न्यूनतम मात्रा की गारंटी नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब आपने 5 लाख का टेंडर किया है तो यह जरूरी नहीं है कि कम से कम अगले बिडर को वर्क ऑर्डर 1 लाख का तो दें या 2 लाख का देंगे या 5 का 5 ही देंगे, ऐसा कोई नहीं आता। न्यूनतम की कोई भी मात्रा की गारंटी नहीं दी जाएगी, जितनी अपने को आवश्यकता होगी उतने का ही उसको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। तो अब अगली चीज है
दर संहिता जो होती है इसका आमंत्रण, अर्थात जब रेट को एंटर किया जाता है तो साथियों तो उसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि इसमें किस प्रकार से आप आमंत्रण कर रहे हैं, अर्थात एक भाग या द्विभाग, इट मीन्स एक लिफाफा पद्धति से कर रहे हो या दो लिफाफा पद्धति से कर रहे हो। यहाँ एक लिफाफा पद्धति का मतलब होता है साथियों आप केवल तकनीकी अर्थात टेक्निकल विधि मांग रहे हैं, उस टेक्निकल में ही आपने सब कुछ दे दिया, जो भी फाइनेंस वगैरह सब कुछ एक में डाल दी कि तो वहां आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये एक लिफाफा पद्धति है या दो लिफाफा पद्धति है। यदि आपने दो लिफाफा पद्धति का चयन किया है तो आपको दो चीजें देनी पड़ेगी, पहले तकनीकी, दूसरे वित्त। इसमें क्या होता है क्या है, जो साथियों जो टेक्निकल की शर्तों को जो बिडर पास कर लेते हैं उनकी बाद में उनकी फाइनल से बिड खुलती है, वो ऑनलाइन होती है, बीओक्यू होती है, उसके अनुसार वो अपनी रेट डालते हैं। वो रेट पहले ही डाल देते हैं, लेकिन वो रेट तब तक नहीं ओपन होती है जब तक कि टेक्निकल बिड का इवोल्यूशन नहीं हो जाता है, अर्थात मूल्यांकन नहीं होता है। जैसे इसका मूल्यांकन हो जाता है, जो बिडर पास हो जाते हैं उन्हीं की ही फाइनल से बिड ओपन होती है, अर्थात असफल बोली जाता हूं कि फाइनल से बिड नहीं खोली जाती है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से साथियों ये टेक्निकल ये जो दर संहिता था वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑफिस में किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, किस प्रकार से अपन इसको काम में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये एक एग्जांपल के लिए यहाँ एक रेट काउंटर जब जारी किया जाता है तो ये देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि खुली पद्धति से आप करोगे तो यहाँ लिखा खुली बोली लिख दी। फिर ये क्या चीज कर रहे हैं तो इन्होंने इसमें लिख दिया है दर संहिता कर रहे हैं, ठीक। और ये जो टेंडर नंबर होते हैं वो ये चीज अंकन करते हैं। इन्होंने दो चीज कर दी। अब इसमें क्या होता है कि साथियों यहाँ लिखना पड़ता है इनको वार्षिक दर संहिता। ये देखो साथियों, अर्थात इन्होंने फाइनल से दर संहिता की है, इन्होंने अपने सामग्री जो भी चाहिए वो अंकन करेंगे यहाँ पे। फिर इसमें क्या लिखा जाता है साथियों, एक लिखा जाता है अनुमानित लागत, जो भी लाखों में या रुपए में जो भी हो वो अनुमानित लागत लिखनी पड़ेगी। आपको निविदा शुल्क, इट मींस जो बिड फीस होती है, जो बिड डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं उनकी फीस लिखनी पड़ेगी। बोली प्रतिभूति राशि, बिड सिक्योरिटी राशि जो 2% है वो इसका 2% अपन लेंगे, किसका, एस्टिमेट कॉस्ट का, ठीक। फिर बोली प्रपत्र विक्रय प्रारंभ की तिथि, अर्थात जब बोली जो जारी की जाएगी उसकी तिथि आएगी। बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि, दिनांक और समय। साथियों समय जरूरी होता है, इसमें समय भी आपको अंकन करना होगा, दिनांक और समय अंकन करना होगा। फिर कब आप टेक्निकल बिड खोलोगे तो इसके अगले दिन ही खोलते हैं या उसी दिन खोल लेते हैं, जैसे भी हो, ठीक है साथियों। अब जो भी ये बिड फीस वगैरह जो भी होती है साथियों, ये बताना होगा इनको कि किस रूप में चाहिए और किसके नाम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो जिस बात को मैंने कहा था कि इसके अंदर ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी पद्धति अपनाई है, तो इन्होंने कहा द्विप्रक्रमी, इट मींस टेक्निकल और वित्तीय बिड दो लिफाफा प्रणाली इन्होंने अपनाई है। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें होती है जो जब अपन ये टेंडर वगैरह करते हैं तो ये चीज ध्यान में रखी जाती है। अब एक एग्जांपल जैसे मैं एक और देता हूँ, नगर निगम ये कोटा का है, इन्होंने सबका अलग अलग मेथड होता है साथियों बनाने का। इन्होंने डाउनलोड की तिथि बता दी, अपलोड की तिथि बता दी, ये जो फीस जो ले रहे हैं वो बता दिया, समय बता दिया, इन्होंने वित्तीय बोली खोलने का भी दे दिया, टेक्निकल बिड के पश्चात ये खोलेंगे। वही चीज सेम है साथियों, इसमें भी वार्षिक अनुबंध यहाँ कर दिया गया 1 वर्ष के लिए, बिल्कुल इस प्रकार से क्लियर लिखना होता है टेंडर में। और अनुमानित लागत, धरोहर राशि, निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, ये सब इन्होंने इसमें उल्लेख किया है। और काम की चीज इसमें यह है कि जो भी शर्तें वगैरह होती है, जैसे क्योंकि इन फाइनेंस से बिड रखी है तो इन्होंने बीओक्यू का उल्लेख कर दिया है। तो साथियों इस प्रकार से जब भी आपके ऑफिस में किसी प्रकार का ये टेंडर का प्रोसेस के लिए कहा जाए तो इस माध्यम से आप टेंडर पूरा कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।